हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। होप आप सभी फाइन होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है प्रशांत और आप और हम मिलकर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है जी। तो हमने लास्ट लेक्चर में कहां तक कर लिया था? तो हमने कर लिया था कुछ कंडक्टेंस को देख लिया था, मोलर कंडक्टेंस को देख लिया था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को देख लिया था। ये सब हमने देख लिए थे। ठीक है जी। तो चलिए आज आगे चलते हैं और देखते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है जी। और इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन हम किस पे देखेंगे? तो पहले तो देखेंगे कंडक्टिविटी पे, कप्पा पे। ठीक है जी। एंड देन हम देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज लैम्डा एम पे। ठीक है जी। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टिविटी। ठीक है जी। दैट इज कप्पा। ओके। अच्छा, तो कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस। किसी भी चीज को जब हम फैक्टर्स देखने वाले हैं, उसको इफेक्ट करने वाले, तो सबसे पहले हमें जो ध्यान रखना है वो होता है क्या? तो उस चीज की डेफिनेशन। ठीक है जी। उसकी डेफिनेशन हमें सबसे पहले ध्यान रखनी होती है। तो कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर क्या कह सकता हूं, और 1 ml आयंस, 1 ml वॉल्यूम में प्रेजेंट जो आयंस होते हैं, ठीक है जी, ऑफ, या ऐसा कह सकते हैं कंडक्टेंस ऑफ, थोड़ा सही से लिखते हैं इसको, कि कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। ठीक है जी। यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml वॉल्यूम सॉल्यूशन की में जितने आयंस हमारे प्रेजेंट हैं, उनकी जो भी कंडक्टेंस होती है उसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं, कापा। ये हमने देख लिया था पहले ही। अच्छा, अब आइए, अगर मैं कर दूं क्या? तो अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज करूं, तो यूजुअली यहां पे हम जो इफेक्ट देखेंगे वो कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हुए नहीं देखेंगे, बल्कि कैसे देखेंगे? कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हुए इफेक्ट देखेंगे। ठीक है जी। कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे और देखेंगे कि क्या इफेक्ट आता है। आइए देखते हैं। मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक है जी। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है। और इसके अंदर कुछ आयंस पड़े हुए हैं। ठीक है जी। इसके अंदर कुछ आयंस हैं हमारे पास। अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन क्या कर दूं? डिक्रीज कर दूं, यानी इसको डाइल्यूट कर दूं। क्या करूं? इसको डाइल्यूट करूं। ठीक है जी। डाइल्यूशन करूं इसका, यानी कि डाइल्यूशन का क्या मतलब है? कि सॉल्वेंट और मिला दूं, कंसंट्रेशन कम कर दूं। व्हाट इज कंसंट्रेशन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। पर यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन में कितने क्या हैं? आयंस, या कितने, बेसिकली यहां पे क्या होगा? मॉलिक्यूल्स कितने हैं? किसके? सॉल्यूट के। कि सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं पर यूनिट वॉल्यूम में। अगर मान लीजिए मैं डाइल्यूशन करूं तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगी भाई, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। डाइल्यूशन करने का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन डिक्रीज करना। कंसंट्रेशन डिक्रीज में या तो मैं सॉल्यूट कम कर दूं या मैं सॉल्वेंट बढ़ा दूं। मान लीजिए आपके पास क्या है? मान लीजिए आपके पास 1 गिलास पानी है, उसमें आपने चीनी डाली और आपने मिलाया और उसको मीठा पानी बना लिया। ठीक है जी। पर आप जब उसको टेस्ट करके देखते हैं तो आप सोचते हैं कि यार ये तो ज़्यादा मीठा हो गया। तो हम सोचते हैं कि चलिए इस मीठे को कम किया जाए। तो हम ऐसा थोड़ी करते हैं कि मीठा निकाल लेते हैं, क्योंकि ये तरीका तो बहुत मुश्किल होगा। समझ रहे हैं आप? इसको नॉर्मली फिजिकली करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं? पानी और डाल देते हैं। एग्जैक्टली हम यहां कर रहे हैं। ठीक है जी। सॉल्वेंट और डाल दिया मैंने। अब सॉल्वेंट और डाल दिया तो यानी कि नंबर ऑफ आयंस ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। देखिए, क्योंकि आयंस तो उतने ही है, सॉल्वेंट ही तो और डाला है। अब ये वाले आयंस इतने में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो मानिए पर यूनिट वॉल्यूम आयंस का नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब हमें कितने का देखना है? तो हमें देखना है 1 ml का। तो ये लीजिए, इसमें से 1 ml का देख लेते हैं। ठीक है जी। इसमें से 1 ml का हम लोग देख लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मान लीजिए कुछ ज़्यादा आयंस थे और यहाँ पे कुछ कम आयंस बचे हैं।
ठीक है जी, ऐसा ही होगा, पर यूनिट वॉल्यूम आयंस कम हो जाएंगे डाइल्यूशन करने पे। अच्छा, अगर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए तो यानी कि कप्पा क्या हो जाएगा, कप्पा। कप्पा आपको पता है किस चीज पे डिपेंड करता है, तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, तो मोबिलिटी ऑफ आयंस पे, मोबिलिटी ऑफ आयंस पे। ठीक है जी, तो यहां और ये वाला जो फैक्टर है ये होता है डोमिनेटिंग फैक्टर, ये होता है डोमिनेटिंग। तो अगर ये कम हो गया तो दोनों अपने आप ही, टोटल ओवरऑल रिजल्ट अपने आप ही कम हो जाएगा। अच्छा, तो यहां पे क्या हुआ, नंबर ऑफ आयंस अपॉन डाइल्यूशन क्या होगा, अपॉन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस हो जाएंगे कम। ठीक है जी, नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये लीजिए मैं कम का साइन बना दे रहा हूं यहां। अगर नंबर ऑफ आयंस हो गए कम तो यानी कि कप्पा पे क्या असर पड़ेगा, तो कप्पा भी क्या होगी, कप्पा भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज। तो यानी कि अगर मैं कंसंट्रेशन को डिक्रीज करता हूं तो नंबर ऑफ आयंस जो कि डोमिनेटिंग फैक्टर है डिक्रीज होता है, तो कप्पा भी डिक्रीज होता है। तो ओवरऑल रिजल्ट में ये लिख दूं क्या कि कप्पा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ज्यादा तो कप्पा ज्यादा, कंसंट्रेशन कम तो कप्पा कम। क्या ये बात क्लियर है सभी को? ये लीजिए, तो इतना हमारे पास हो गया। ठीक है जी, तो ये मेनली रिजल्ट था कप्पा का हमारे पास। कंडक्टिविटी पे जो कंसंट्रेशन का इफेक्ट था वो इतना ही था। ठीक है जी, यानी कि अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करूंगा तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएंगे और कप्पा भी बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर कंसंट्रेशन कम करूंगा तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे और कम हो जाएंगे तो कप्पा भी कम हो जाएगी। ठीक है जी, तो इतना देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इस या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं आगे। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन लैम्डा एम, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है जी, मोलर कंडक्टिविटी पे इफेक्ट देख रहे हैं हम लोग। आइए फिर से अगेन, जब भी कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे, पहले डेफिनेशन देखेंगे। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है, तो वी वॉल्यूम में जब क्या हो, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को क्या किया जाए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करके और एक सॉल्यूशन बनाया जाए, एक सॉल्यूशन बनाया जाए। इस सॉल्यूशन के अंदर जो जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे ना, जितने भी आयंस, उन सभी की कंडक्टेंस जो होगी, उन सभी की कंडक्टेंस जो होगी उसी को हम कहते हैं लैम्डा एम। क्या करना है जी, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेना है, उसको किसी भी रैंडम वी वॉल्यूम में आपको डाल देना है। ठीक है जी, उससे जो भी सॉल्यूशन बनेगा और उसमें जितने भी आयंस होंगे उन सब आयंस की जो क्या होगी, कंडक्टेंस होगी, उसको हम क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टेंस। अच्छा ध्यान दीजिए, अब मैं क्या करूंगा, तो इस पे इफेक्ट देखूंगा। किस चीज का, किस चीज का इफेक्ट देखेंगे, तो इस चीज पे देखेंगे कंसंट्रेशन का इफेक्ट। और जैसा कि हमने जब बात की थी कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट यहां पे देखने के लिए कंसंट्रेशन को इंक्रीज नहीं डिक्रीज करके इफेक्ट देखेंगे। ठीक है जी, क्योंकि हमारे काम का वही है, इसलिए हम डिक्रीज करके इफेक्ट देखते हैं। आइए देखते हैं, तो अगेन ये लीजिए। ठीक है जी, इसके अंदर क्या था, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट था, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मैंने डाल दिया और ये कुछ भी वॉल्यूम थी V। ठीक है जी, अब मैंने क्या कर दिया, कुछ नहीं किया, इसके अंदर और सॉल्वेंट ऐड कर दिया। सॉल्यूट उतना ही है, इलेक्ट्रोलाइट उतना ही पड़ा है, मैंने सॉल्वेंट और ऐड कर दिया और इसकी वॉल्यूम को बना दिया 2V, वॉल्यूम बढ़ा दी, डाइल्यूट कर दिया। ठीक है जी, अब भी इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कितना है, 1 मोल, इलेक्ट्रोलाइट अब भी 1 मोल है। ठीक है जी, अब कहने का मतलब क्या है
कि अब हमें देखना है इसकी कंडक्टेंस पे या इन टोटल आयंस की, इस पूरे सॉल्यूशन के आयंस की कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि वही तो मोलर कंडक्टेंस है। इसके जो आयंस हैं उन्हीं की कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। ठीक है जी, यहाँ V वॉल्यूम में डाला है, यहाँ 2V वॉल्यूम में डाला है। ठीक है जी, यहाँ पे V वॉल्यूम में, यहाँ पे 2V वॉल्यूम में हमने डाला है। अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या इसको बताने, एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अलग अलग स्टडी करना पड़ेगा, केस बनाने पड़ेंगे। किसके? पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे कैसे असर होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एंड देन हम किसका केस बनाएंगे, तो हम केस बनाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट का, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट पे कैसे होगा। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे कैसे असर होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है, जैसे कि एग्जांपल में ले लेता हूं KCl, एंड ये टूट जाते हैं किसमें, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अच्छा जी, और लगभग कितने टूटते हैं, 100% टूट जाते हैं। कहने का मतलब अगर ये 100 है तो ये भी 100 बनेंगे और ये भी 100 बनेंगे, पूरा का पूरा टूट जाता है लगभग। ठीक है जी, पूरा का पूरा टूट जाता है। तो यहां पे मान लीजिए नंबर ऑफ आयंस जो भी थे, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट यानी KCl मैंने डाला, तो क्या हुआ, कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी n नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हुए होंगे। ठीक है जी, n नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हुए होंगे। तो वो जो ये वाला केस था, ये वाला, इसमें भी n ही थे। ठीक है जी, और यहां पे भी n ही थे। नंबर ऑफ आयंस चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट पहले से टूटा पड़ा है, पूरा टूटा हुआ है। ठीक है जी, जैसे हम पानी मिलाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस है वो बस दूर दूर हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस तो चेंज होगा नहीं, नंबर ऑफ आयंस तो रहेगा कांस्टेंट। तो मैं लिख दूं नंबर ऑफ आयंस तो यहां रहता है कांस्टेंट, नंबर ऑफ आयंस तो रहता है कांस्टेंट। इसके बाद देखिए, अगर मैं क्या कर दूं अच्छा, अगर मैंने क्या किया है, वॉल्यूम को बढ़ाया है, तो यानी कि आयंस दूर दूर हुए, दूर दूर, और अगर दूर दूर हुए हैं तो इसका मतलब क्या है, उनको मूव करने के लिए अब ज्यादा जगह मिली हुई है। मूव करने के लिए क्या मिली हुई है, ज्यादा जगह मिली हुई है। और अगर ज्यादा जगह मिली हुई है तो यानी कि मैं ये कह दूं क्या, मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या कर गई है इसकी, तो मोबिलिटी इंक्रीज कर गई है। ठीक है जी, अगर नंबर ऑफ आयंस है कांस्टेंट, मोबिलिटी कर गई है इंक्रीज, तो कंडक्टेंस क्या होगी, कंडक्टेंस क्या होगी, ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी। ठीक है जी, कंडक्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि कंडक्टेंस तो दो ही फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक नंबर ऑफ आयंस, एक मोबिलिटी। नंबर ऑफ आयंस है कांस्टेंट, मोबिलिटी बढ़ गई तो यानी कि कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। और इन आयंस की कंडक्टेंस को हम कहते हैं लैम्डा एम। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से बने आयंस है, इसलिए इन आयंस की कंडक्टेंस को हम क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस। और मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी भी यानी कि क्या हो जाएगी, लैम्डा एम ऑल्सो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो मैं ये लिख दूं कि अगर मैं क्या करूं, डाइल्यूशन बढ़ाऊं या कंसंट्रेशन को डिक्रीज करूं तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस सेम रहेंगे, मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, तो लैम्डा एम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। यानी कि ध्यान दीजिए एक बार इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एम। ठीक है जी, यानी कि लैम्डा एम जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगी लैम्डा एम बढ़ेगा। ध्यान दीजिए, ये हमने एक्सप्लेन कर लिया। पर ये कहानी थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कहानी थी। और क्योंकि इसमें मोबिलिटी बढ़ी है, सिर्फ नंबर ऑफ आयंस रहा है कांस्टेंट, तो ये जो लैम्डा एम जो इंक्रीज होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, तो सिर्फ और सिर्फ मोबिलिटी की वजह से। और मोबिलिटी डोमिनेटिंग फैक्टर तो होता नहीं है, समझ रहे हैं। कंडक्टेंस को इंक्रीज करने में डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं होता है, तो ये क्या होता है, एक वीक फैक्टर होता है। और वीक फैक्टर होता है तो ये इंक्रीज भी क्या होगा, लेस इंक्रीज होगा, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा। समझ रहे हैं इसको, लेस इंक्रीज में लिख रहा हूं। ठीक है जी, अच्छा अब आइए वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है क्या, तो मान लीजिए CH3COOH, ये टूटता है किसमें, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में। पर क्या होता है, हम ये कहते हैं कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए पूरा डिसोशिएट नहीं होता है। जरा उसको समझिए, पूरा डिसोशिएट ना होने का क्या मतलब है।
एक CH3COH टूटेगा, CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव में, अगला टूटेगा, नेक्स्ट टूटेगा, नेक्स्ट टूटेगा। इस तरह से जब 7 टूट जाएंगे उसके बाद क्या होता है, जैसे ही 8वां टूटता है तो जो पहला सबसे पहले टूटा होता है वो वापस एसोसिएट हो जाता है, मतलब वापस जुड़ के CH3COOH बना लेता है। समझ पा रहे हैं इसका मतलब कि दोनों आयंस वापस कंबाइन हो जाते हैं। तो यहां अब क्या होता है, जैसे यहां से अगला टूटता है वहां से एक कंबाइन हो जाता है, यहां से एक टूटता है वहां से कंबाइन हो जाता है। कहने का मतलब ओवरऑल सिर्फ कितने % आयन से टूटे हुए होते हैं, तो लगभग इक्वल टू कितने 7% आयन से ही हमेशा डिसोसिएटेड फॉर्म में मिलते हैं, बाकी सारे किसमें एसोसिएटेड फॉर्म में मिलते हैं। यानी कि 7% आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बाकी किसमें, बाकी अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, मैंने कर दिया कंसंट्रेशन को डिक्रीज, यानी कि कंसंट्रेशन अगर मैंने डिक्रीज कर दी तो यानी कि क्या किया होगा, तो वॉल्यूम को किया होगा इंक्रीज, वॉल्यूम को किया होगा इंक्रीज। ठीक है जी, यही तो किया है, वॉल्यूम को इंक्रीज किया, कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया। अब एक बात बताइए, क्या आयंस क्या होंगे, पास पास आएंगे कि दूर दूर जाएंगे, तो आप मान लेंगे कि दूर दूर जाएंगे। और जैसे ही आयंस दूर दूर जाएंगे तो इनकी जो वापस कंबाइन होने की कैपेसिटी है, यानी कि ये जो नीचे वाला एरो है, वापस कंबाइन होने की जो इनकी कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। क्या इस बात में कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। और अगर ये कंबाइन होने की कैपेसिटी हो गई कम, ये हमेशा क्या होते रहते हैं, टूटते रहते हैं। पहले क्या हो रहा था, जिस रेट से ये टूट रहे थे उसी रेट से वो वापस जुड़ रहे थे और इसी को हम इक्विलिब्रियम कहते थे। पर अब क्या हो गया, उनकी वापस जुड़ने की टेंडेंसी तो हो गई कम, ये उसी रेट से टूट रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस मानते हैं इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज। क्यों? ड्यू टू डिक्रीज इन एसोसिएटिंग कैपेसिटी, एसोसिएटिंग कैपेसिटी, एसोसिएटिंग की जो कैपेसिटी है आयंस की वीक इलेक्ट्रोलाइट के, वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होता जाएगा कि हमारे जो आयंस हैं उनका नंबर बढ़ता जाएगा। अच्छा जी, नंबर ऑफ आयंस बढ़ गया, मोबिलिटी तो हमें पता ही है बढ़ती है, मोबिलिटी तो हमें पता ही है बढ़ती है। और अगर दोनों फैक्टर बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, जरा नीचे इसको साफ लिखता हूं। नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ ही रहे हैं, साथ में मोबिलिटी भी क्या हो जाएगी, मोबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, मोबिलिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और मोबिलिटी और नंबर ऑफ आयंस दोनों इंक्रीज हो गए तो यानी कि लैम्डा एम भी क्या होगा, लैम्डा एम इंक्रीज होगा। और कम कम इंक्रीज होगा कि ज्यादा ज्यादा इंक्रीज होगा, तो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। तो ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, वेरी हाई इंक्रीज या वेरी हाई इंक्रीमेंट कह सकते हैं इसको। ठीक है जी, बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है जी, वेरी हाई इंक्रीज इन वैल्यू, यानी कि वैल्यू में बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। जितना नॉर्मली हो, जितना इनका हुआ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो सिर्फ मोबिलिटी की वजह से हुआ था, उससे काफी ज्यादा इंक्रीज इनका होगा। ठीक है जी, तो आइए एक बार यहां वाले हिस्से को मिटाते हैं और देखते हैं आगे। अब क्या है, चलिए एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जहां पे यहां पे तो रखते हैं रूट सी, दैट इज कंसंट्रेशन। ठीक है जी, एंड यहां पे रखते हैं क्या, तो लैम्डा एम, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है जी, अब क्या होता है, कंसंट्रेशन को कम करेंगे। मान लीजिए किसी भी कंसंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है वो है ये। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अगर कंडक्टेंस कम करेंगे, सॉरी कंसंट्रेशन कम करेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। तो क्या ग्राफ कुछ ऐसे मूव करेगा। ठीक है जी, कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ग्राफ मूव करेगा। ये लीजिए थोड़ा सा, ये लीजिए। ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। अच्छा, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो मान लीजिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी इस पॉइंट पे इतनी है। ठीक है जी, तो क्या होगा, या मान लीजिए थोड़ा कम है, यहां पे लगा लेते हैं। ठीक है जी,
अच्छा सॉरी, मान लीजिए इस कंसंट्रेशन पे इतनी है, ठीक है जी, पहले से कम है। अच्छा, इस कंसंट्रेशन में इतनी है और अगर हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करें तो ये इंक्रीज होगा। पहले तो ध्यान दीजिए थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा और ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा 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 इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है जी। तो यानी कि ये जो ग्राफ है ये है KCl का और ये जो ग्राफ है ये है CH3COOH का, ठीक है जी। अब एक बात देखिए, यहां पे जो कंसंट्रेशन है वो है 0। कहने का मतलब क्या है कि लैम्डा m जो होता है वो इंक्रीज होता है कब, जब कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तब, ठीक है जी। लैम्डा m इंक्रीज होता है जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तब, यानी कि अगर इफ कंसंट्रेशन जो है वो टेंड कर जाए किस पे, 0 पे, यानी कि वो 0 के आसपास पहुंच जाए, तो क्या लैम्डा m मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम पे, ठीक है जी। लैम्डा m जब मैक्सिमम पे पहुंच जाता है इसी को हम कहते हैं लैम्डा नॉट m, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है जी। या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, लिमिटिंग के अलावा क्या कह सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि हमने कंसंट्रेशन को लगभग 0 कर दिया, यानी डाइल्यूशन को लगभग इनफाइनाइट हमने कर दिया है, ठीक है जी। यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट, ये आप अपने आप लिख लेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है जी। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम इसको कह सकते हैं पूरे को, ठीक है जी। इसको आपको ध्यान रखना है। अब एक बात सोचिए, अगर हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमें निकालना हो तो कैसी, क्योंकि असल में तो क्या है, कंसंट्रेशन को 0 लेके जाना या इनफाइनाइट डाइल्यूशन करना पॉसिबल नहीं है। असली दुनिया में या रियल कंडीशंस में इस तरह का कुछ करना पॉसिबल नहीं है। बट हम यहां पे क्या करते हैं, इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है जी। जिस हिसाब से इसका स्लोप आता है उस हिसाब से हम एक्स्ट्रा प्लॉट कर लेते हैं और यहां पे वैल्यू निकाल लेते हैं क्या, लैम्डा नॉट फॉर KCl की। लैम्डा नॉट फॉर KCl की वैल्यू आ गई हमारे पास, थोड़ा बड़ा लिखता हूं इसको मैं, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, लैम्डा नॉट फॉर KCl। बट ये क्या है, इस ग्राफ को अगर हम एक्स्ट्रा प्लॉट करें भी तो भी ये कहीं भी इस एक्सिस के साथ नहीं मिलेगा, बिकॉज ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल टाइप का ग्राफ है और ये हमेशा आगे जाके पैरेलल चलता रहेगा और ये कहां पे मैच करेगा, तो इनफाइनाइट पे। तो कहने का मतलब एक्स्ट्रा प्लॉट करने का तरीका हम इस तरह से इस पे नहीं लगा सकते, किस पे, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे नहीं लगा सकते। तो यानी कि जो लैम्डा नॉट m है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसको तो हम क्या करते हैं, तो ग्राफ से फाइंड आउट कर लेते हैं, ग्राफ से फाइंड आउट कर लेते हैं। पर वीक वाली को हम क्या करते हैं, वीक को ग्राफ से फाइंड आउट नहीं कर सकते। वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो लैम्डा नॉट m होगी उसको हम ग्राफ से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाली को हम कर पाते हैं, ठीक है जी। तो सवाल ये उठता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर हमें पता करना हो लैम्डा नॉट m तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था कोलराश, और उनने अपना लॉ दिया। उस लॉ की बात हम करेंगे कि किस तरह वो लॉ हेल्प करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालने में, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। कोलराश का लॉ हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और ढूंढेंगे कि कैसे लैम्डा नॉट m फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट निकाली जाती है। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए PRVV एकेडमी। थैंक यू।